हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 डिस्कस कर रहे हैं। इसके जो मेंबर हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP5 है। इनमें नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉन मेटल्स हैं। एस्टेटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हम जब हेलोजन को डिस्कस करते हैं हेलोजन फैमिली में, तो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि एस्टेटीन रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। तो किसी भी ग्रुप के अंदर अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर के अंदर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर अलग से डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी केमिस्ट्री डिफरेंट रहती है। तो मेंबर तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है, पर एस्टेटीन इज ए रेडियो एक्टिव। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP5 है। 2s2 2p5 फ्लोरीन का है, 3s2 3p5 क्लोरीन का है, 4s2 4p5 ब्रोमीन का है, 5s2 5p5 आयोडीन का है। हेलोजन को हम सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप भी कहते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप भी कहते हैं, जैसे चार्कोजन ऑक्सीजन ग्रुप को और फॉर्मिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर के ही मोस्टली ओर्स हैं अगर मेटलर्जी में अपन देखें तो। इसी तरह से अगर आप सॉल्ट्स पर नजर डालो, NaCl, KCl, RbCl, RBI, KI, MgCl2, BeCl2, CaCl2, FeCl3, ZnCl2 एंड ZnF2, CaF2, मतलब जो भी मोस्टली मेटल के साथ हेलोजन जब कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सॉल्ट हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के हैं। इस वजह से हेलोजन फैमिली को हम सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप। और अब हम दूसरा जो अनदर कंसेप्ट है इसका, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के जो मोस्टली सॉल्ट्स हैं वो सी वाटर में मिलते हैं, यानी सी वाटर इनका मेन सोर्स है। सी वाटर में क्या है, NaCl है, MgCl2 है, CaF2 है, KI है, NaI है। कहने का मतलब ये है कि MgCl2 है, MgBr2 है। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है ना। हम F- को फ्लोराइड बोलते हैं। अगर किसी में F- है तो वो फ्लोराइड हो गया, Cl- है तो क्लोराइड हो गया, Br- है तो आयोडाइड हो गया, सॉरी ब्रोमाइड हो गया, और I- है तो आयोडाइड हो गया। तो ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का मैक्सिमम कंसंट्रेशन सी वाटर में होता है। तो सी वाटर इज द बिग सोर्स ऑफ हैलाइड्स और हेलोजेंस। ठीक है, अब अगर हम इसमें डिस्कस करें तो सबसे पहले बुक के अंदर, NCERT बुक के अंदर क्वेश्चन ही यही है कि सी वाटर, मतलब इनको हम सी को हम बिग सोर्स क्यों कहते हैं हैलाइड्स का। ठीक है, तो वो भी डिस्कस कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो हेलोजन फैमिली है ये सॉल्ट प्रोड्यूसर। फ्लोराइड इज प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, फ्लोरोस्पार CaF2, क्रायोलाइट Na3AlF6। फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट ये दोनों हम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में यूज करते हैं। क्रायोलाइट और है, या यूं बोलो कि क्रायोलाइट से हम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के अंदर हम फ्लोरोस्पार CaF2 और क्रायोलाइट Na3AlF6 यूज करते हैं। और दूसरा है फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट जो फास्फेट और जो मिक्स सॉल्ट है, डबल सॉल्ट बोल सकते हैं हम इसको, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड का। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड का फ्लोरोएपेटाइट एक डबल सॉल्ट है। इन दोनों, अब हम डबल सॉल्ट के बारे में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं या करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो उनको मालूम है डबल सॉल्ट क्या है। यानी सीधी बात है, इट इज मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट। ठीक है, तो ये डबल सॉल्ट है। तो इन डबल, ये जो फ्लोरोएपेटाइट है
ये हमारे टीथ के शार्क पर होता है, टीथ के अपर सरफेस पर इसका डिपोजिशन हो जाता है, और इसका स्मॉल अमाउंट में जो डिपोजिशन है वो हमारे टीथ के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये टीथ के अंदर कैविटीज और इसके डीके को स्टॉप करता है। इसकी एक थिन लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और इसका ये काफ़ी हार्ड है, और जनरली ये येलो वॉयलेट कलर का होता है। तो अगर इसका ऐसा वाटर जहाँ फ्लोरीन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि वाटर में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन होना तो चाहिए, लेकिन फ्लोराइड का कंसंट्रेशन अगर एक लेवल से ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे जो विलेजेस होते हैं या एरियाज होते हैं, वहाँ उनके वाटर में फ्लोरीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी फ्लोराइड्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो उनके वो जो ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं उसमें फ्लोरीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये लेयर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाती है। तो उनके जो टीथ हैं वो येलो और डार्क येलो दिखने लग जाते हैं, वो इनकी वजह से दिखते हैं। और दूसरा, फ्लोराइड्स का एक डेफिनेट कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तो बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर बॉडी के अंदर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट आते हैं, स्पेशली बोन्स के अंदर, कि वो अलग बात है। आपको ये एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन आ गया था कि जो टीथ पर जो थिन लेयर होती है, जो येलो कलर की होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला हो गया ये वाला, और इसका नाम हो गया फ्लोरोएपेटाइट। एंड मैं वापस रीड कर देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्लोरोएपेटाइट में चला गया। फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्युबल सॉल्ट, फ्लोरोस्पार एंड क्रायोलाइट। ठीक है, तो क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार मैंने कहा एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में यूज होते हैं, और फ्लोरोएपेटाइट टीथ के शार्क पर इसकी थिन लेयर जमती है। ठीक है, इसलिए टूथपेस्ट में भी थोड़ा सा फ्लोराइड होता है। एंड स्मॉल क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन सॉइल, रिवर, वाटर, प्लांट्स एंड बोन्स एंड टीथ ऑफ एन एनिमल्स। ठीक है, सी वाटर कंटेन क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बट इज मेनली सोडियम क्लोराइड। आप देख लो सी वाटर में 2.5% बाय मास NaCl है, नमक है। आप देख लो कितना ज्यादा सॉल्ट है, इसीलिए सारा का सारा नमक सी से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेड करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट डबल सॉल्ट भी है जिसको हम कर्नेलाइट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है KCl Mgcl2.6H2O। दिस इज द डबल सॉल्ट। तो NCERT इंडेक्स क्वेश्चन है या शायद एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये देख लिया करो क्योंकि मैं दोनों तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। तो जो क्वेश्चन 7.28 है, सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजेंस कमेंट, ये बुक का ही क्वेश्चन है। तो सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। हाउएवर इट प्राइमरीली कंटेन्स NaCl। अभी बताया NaCl बहुत ज्यादा होता है। द डिपॉजिटेड ऑफ डाइट अप सी बीट्स, जब समंदर के सी वाटर कहीं फ्लो करके आ जाता है और फिर उसके बाद सी वाटर फ्लो करके आ जाता है, बहुत बार क्या होता है हाई टाइड होते हैं या तूफान आ जाता है, यानी एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो सी वाटर बीच में कुछ आगे तक चला जाता है और उसके बाद वो वापस उतर के सी में चला जाता है। तो वहां पर आप देखोगे वाटर तो सारा वेपोराइज हो जाएगा और एक वाइटिश लेयर बन जाती है। ठीक है, या कुछ बीट्स बन जाते हैं। द डिपॉजिटेड ऑफ डाइट ऑफ सी बीट्स कंटेन्स सोडियम क्लोराइड एंड कर्नेलाइट, यानी उसमें NaCl तो होगा और दूसरा एक कार्नेलाइट होता है, डबल सॉल्ट। ठीक है, मरीन लाइफ इज आल्सो कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल, सी बीट्स contain up to 0.5% iodine as a sodium iodide. Thus, C is the greatest source of halogen. तो C क्या है? ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजन है। और अगर आपको कोई पूछे कि C में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, तो NaCl का, मतलब सोडियम और क्लोरीन का। अब हम एक बार इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें। तो हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइज विल इंक्रीज। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा,
जेड इफेक्ट कम हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हम। तो टॉप टू बॉटम पहले इसकी, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये है 17th ग्रुप। 17th ग्रुप हो गया, यानी एक तरह से जो नोबल गैस है, बस इसके बाद 18 ग्रुप ही आ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट है, तो ये लेफ्ट टू राइट है, तो एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पर है। और हेलोजन ग्रुप, ये हेलोजन ग्रुप एक अकेला ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई मेटल नहीं है, डायरेक्ट मेटल नहीं है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और अगर हम ये देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। तो हमको मालूम है कि लेफ्ट राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता जाता है, साइज डिक्रीज होता जाता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो हम देखते हैं कि टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ता ही है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये हुआ कि फ्लोरीन से बड़ा तो क्लोरीन है। लेकिन ये बात क्लियर होगी कि जब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं बेटा, जब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ने पर क्या होता है, नंबर 1 सबसे बड़ी बात, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट ऑर्बिट पर, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट ऑर्बिट पर। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ने पर साइज डिक्रीज होगी, और जो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है उस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट काफी बढ़ जाएगा। तो यहां से इस डिस्कशन से क्लियर हो गया कि जो 17th ग्रुप हैं वो अपने पीरियड के अंदर, जैसे फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो वो सेकंड पीरियड का सबसे छोटा एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का सबसे छोटा एलिमेंट है, और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उस पर जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो इसी तरह से क्लोरीन जो है, क्लोरीन एटम जो है, ये क्लोरीन एटम जो है वो थर्ड पीरियड का, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन थर्ड पीरियड के मेंबर हैं। तो ये थर्ड पीरियड का सबसे छोटा मेंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अपने कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के स्मॉलेस्ट एटम है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के। तो फ्लोरीन का कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड कौन सा है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला सेकंड पीरियड। क्लोरीन का कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड कौन सा है, थर्ड वाला। तो फ्लोरीन क्लोरीन इनका साइज सबसे ज्यादा स्मॉल है, कहने का मतलब समझ गए, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का, यानी इस पीरियड में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में सबसे छोटा साइज क्लोरीन का। तो ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप के सबसे छोटे साइज वाले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं इनका। अब और इनके वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सॉरी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है टू कंप्लीट ऑक्टेट और टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी अगर फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, ये नियॉन, आर्गन। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले फ्लोरीन, तो नियॉन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है 2-7 और नियॉन का होता है 2-8। क्लोरीन का होता है 2-8-7, आर्गन का होता है 2-8-8। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होती है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप में मैक्सिमम होती है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में मैक्सिमम होती है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके पीरियड में सबसे ज्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके पीरियड में सबसे ज्यादा। इसी तरह से ब्रोमीन 4th पीरियड में बिलोंग करता है, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4th पीरियड में
फोर्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? ब्रोमीन की। सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होती है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, F से F माइनस। जितना जल्दी बनेगा हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। तो कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो हेलोजेंस की उसके कोरस्पॉन्डिंग पीरियड में समझ गए, जैसे फ्लोरीन की सेकंड पीरियड में, क्लोरीन की थर्ड पीरियड में, ब्रोमीन की फोर्थ पीरियड में, आयोडीन की फिफ्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। रीजन हम ये देंगे कि लेफ्ट राइट चलते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यानी न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पर काफी ज्यादा रहता है। तो जब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेते हैं। और उसके साथ हम एक सेकंड रीजन ये भी देते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वन इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करके और तेजी से F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन नेगेटिव आयंस का जो फ्लोराइड का, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, इन नेगेटिव आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन बन जाता है, यानी स्टेबल हो जाता है। तो एक साथ दोनों बातों का मेंशन करना जरूरी है। लेफ्ट राइट जेड इफेक्ट बढ़ गया तो मैक्सिमम जेड इफेक्ट है, और मैक्सिमम जेड इफेक्ट होने के बाद इनके वैलेंसी शेल पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फिर इनके वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो ये तेजी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जेड इफेक्ट ज्यादा और ऑक्टेट अक्वायर कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो उनको स्टेबिलिटी भी मिलती है इलेक्ट्रॉन गेन करने से, वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो वही वाली बात है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे, ठीक है। यानी फ्लोरीन के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट है और सेकंड वैलेंसी शेल है, क्लोरीन के अंदर 3 ऑर्बिट है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वैलेंसी शेल हो गई। ब्रोमीन के न्यूक्लियस के अराउंड 4 ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट इसकी वैलेंसी शेल हो गई। तो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं, और उस न्यूक्लियस के अराउंड जितने ज्यादा ऑर्बिट होंगे, जितने ज्यादा ऑर्बिटल्स होंगे या ऑर्बिट होंगे, तो उतने ही ज्यादा न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है? जेड इफेक्ट विल डिक्रीज। जेड इफेक्ट क्या हो जाता है? डिक्रीज। जेड इफेक्ट का मतलब होता है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इस वजह से क्या हो गया? जेड इफेक्ट डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस और साइज विल इंक्रीज, ठीक है। टॉप टू बॉटम की बात हो रही है बेटा, एरो ऊपर से नीचे लगा रखा है, मतलब टॉप टू बॉटम चल रहा हूं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये तीनों पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तीनों की तीनों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी फ्लोरीन के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो इलेक्ट्रॉन देगा, सोचना भी बेकार है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और फ्लोरीन केवल इलेक्ट्रॉन लेना ही जानता है, इसीलिए वो केवल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फिर भी
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी तो टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन डिक्रीज होगी, टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन डिक्रीज, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब ये देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड नियॉन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना रहा है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करके Br माइनस क्रिप्टॉन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना रहा है, आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन करके जिनोन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना रहा है। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी है, ये नेगेटिव आयन बनाते हैं। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से जो सबसे स्लोवेस्ट नेगेटिव आयन बनेगा वो इसका बनेगा। इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर तो करेगा लेकिन उतना तेजी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना कि ऊपर वाले एलिमेंट करेंगे। तो जो सबसे स्लोवेस्ट नेगेटिव आयन बनेगा इन सब में वो आयोडीन का बनेगा, I माइनस। तो जो नेगेटिव आयन बनाने की जो टेंडेंसी है उससे हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। जो नेगेटिव आयन जितना फास्ट बनाएगा हम बोलेंगे उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर उतना ज्यादा है। और जो मुश्किल से नेगेटिव आयन बनाएगा तो हम बोलेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो आयोडीन लीस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है और आयोडीन का साइज बड़ा हो जाता है बेटा, कंपैरेटिवली आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो कुछ केसेस के अंदर आयोडीन केटायन फॉर्म भी करता है। तो अगर हम ये बोलें कि हेलोजेंस एक्सक्लूसिवली नॉन मेटल, यस, पर फिर भी है ना, अगर आपसे कोई पूछे कंपैरिजन में कि इन हेलोजन में से क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो मेटलिक कैरेक्टर कहीं कहीं शो करता है, कुछ केसेस में, कुछ एग्जांपल्स में, किसी कहीं रिएक्शंस के अंदर एज अ मेटल की तरह एक्ट करता है, यानी पॉजिटिव आयन बनाता है, तो बोलेंगे हम यस, आयोडीन हैव सम मेटेलिक कैरेक्टर इन सम एग्जांपल्स। जैसे देखो आयोडीन क्लोराइड है, अब आयोडीन क्लोराइड में क्या हुआ, ICl हो गया। तो आयोडीन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, आयोडीन जब आयोनाइज होता है I+ और Cl- में, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये I+3 और 3 फ्लोराइड आयन बना लेता है। तो हम बोलेंगे ICl, IF3, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स हैं जो क्लोरीन और फ्लोरीन के जो कुछ कंपाउंड है, इवन कुछ ऑक्सीजन के भी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये जो सिंपल तरीके से जो समझाया जा सकता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आयोडीन क्लोराइड है, आयोडीन फ्लोराइड है, ठीक है, तो इनमें आयोडीन पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है और एक सर्टेन कंडीशन में ये केटायन फॉर्म करते हैं। तो आयोडीन हैव सम मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर आपको कोई पूछे कि कोई हेलोजन, कौन सा हेलोजन ऐसा है जो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, तो हमारा आंसर होगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो गया, टॉप टू बॉटम आ गए, जेड इफेक्ट काफी कम हो गया, तो इस वजह से इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बाउंडेड नहीं है, उस आयोडीन का जो न्यूक्लियस है वो अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को इतना अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता है, इतना टाइटली बाउंड नहीं कर पाता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब आयोडीन कंबाइन करता है, स्पेशली फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ, तो वहां पर इसके अंदर पॉजिटिव आयन बना लेता है। जब वो अंदर आयनाइज होगा तो उस केस के तो अगर कोई पॉजिटिव आयन बना रहा है, सीधी बात है, तो हम बोलते हैं उसमें मेटेलिक कैरेक्टर है। दूसरा, आयोडीन का जो फिजिकल स्टेट है वो वॉयलेट कलर का है और इसमें थोड़ा सा मेटेलिक लस्टर भी मिलता है। जैसे मेटल, फ्रेश कट मेटल किस तरह से चमकता हुआ दिखता है, इसी तरह से फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयोडीन में भी मेटेलिक लस्टर दिखता है। तो ये कुछ
ऐसे पॉइंट हैं जहां पर एविडेंस मिलता है कि आयोडीन हैव सम मेटलिक कैरेक्टर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये सब तो ठीक है, ये तो हुई एक ऑर्डिनरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप में स्मॉल साइज के हो गए, सॉरी टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये तो ग्रुप हो गया बेटा टॉप टू बॉटम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये ग्रुप हो गया टॉप टू बॉटम। मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पीरियड की, ठीक है। पीरियड में देखो तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे छोटा, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो इन सब एलिमेंट में ये जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो क्लोरीन का साइज सबसे छोटा, क्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में इनकी साइज सबसे छोटी होती है। पीरियड की बात कर रहा हूं यूं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में इनकी साइज सबसे छोटी होती है। कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबसे ज्यादा फ्लोरीन की हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन की हो गई, ठीक है। अब हम इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके एक्सेप्शन है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो हमने ऑब्जर्व किया, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, तो अभी मैंने एक तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए बोला था कि जो अभी डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन से एक बात क्लियर है, अभी जो डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन से ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब यहां पर क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं। तो इस हिसाब से तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, इस हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, जेड इफेक्ट सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहां पर देखो, अगर मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ये अज्यूम कर लेता हूं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, तो ऑब्वियसली ब्रोमीन की और कम होगी और आयोडीन की तो बहुत कम होने ही वाली है। तो बिल्कुल सही है, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। ये वाली वैल्यू हमारी क्लोरीन की, ये ब्रोमीन की, ये आयोडीन की, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सीक्वेंस है, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम आयोडीन की। तो हम सोच रहे थे कि जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा वो यहां आना चाहिए, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आएगी वो ज्यादा आएगी, ये आएगी। पर हमने जो ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्व किया क्लोरीन से कम, क्लोरीन से कम, यानी ये सबसे पहले तो ऑब्जर्व क्या किया वो बता रहा हूं। यानी यहां पर ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सीक्वेंस है वो ये हो गया, यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाईएस्ट होगा, यहां स्टार भी लगा दिया मैंने,
क्यों हुआ वही डिस्कस कर रहा हूं बेटा मैं। तो यहाँ पहले भी कर चुका हूं वैसे तो क्लोरीन से ज्यादा सबसे ज्यादा क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम आयोडीन की। तो होता क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम इसीलिए हो जाता है कि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। सेकंड पीरियड के नॉन मेटल्स का तो साइज वैसे ही छोटा है, अब लेफ्ट टू राइट फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो फ्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लोरीन के वैलेंसी शेल में 1 2 3 4 5 6 7। ब्रोमीन के 1 2 3 4 5 6 7। आयोडीन के 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देखो, और ये जो सेंटर में रेड डॉट बता रहा हूं मैं, ये रेड डॉट इनके न्यूक्लियस का है। तो यूं देखा जाए तो जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका है। तो इलेक्ट्रॉन भी यही सोचेगा कि मुझे फ्लोरीन का एटम बहुत जल्दी खींच लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। फ्लोरीन का न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है। फ्लोरीन का न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, फ्लोरीन का न्यूक्लियस जो फॉरेन इलेक्ट्रॉन है यानी जो बाहर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसको वास्तव में बहुत तेजी से खींच रहा है इसको, यानी इस तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का जेड इफेक्ट ज्यादा है। पर फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इसका जो सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, वो बहुत ज्यादा डेंसर हो जाता है। अब जब वो बहुत ज्यादा डेंसर हो जाता है तो उसके वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स में खुद में ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। फ्लोरीन का वैलेंसी शेल का जो रेडियस है, पेरिफेरी है, वो बहुत स्मॉल है, साइज बहुत स्मॉल है, और वहां बड़ी मुश्किल से खचाखच इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन को बैठने की, तो भी बड़ी मुश्किल से बैठे हुए हैं, यानी इनका सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड काफी डेंसर हो जाता है। तो होता क्या है कि जब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन में एंटर करके F को F माइनस में बदलने की कोशिश करता है, तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस तो पूरी ताकत से, उसी ताकत से खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, पर जो सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, सरफेस के जो 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, अपने साथ एडजस्ट होने नहीं देता है। इस वजह से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जितना हम प्रिडिक्ट करते हैं, जितना उसका जेड इफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था कि आप अपन लोग जब रोड पे खड़े रहते हैं, कभी मार्केट जाते हैं और हमारे पास व्हीकल नहीं होता है, तो हम पैदल जा रहे होते हैं और हमारे को लग रहा होता है कि कोई ऑटो मिल जाए, तो वो जो लंबे ऑटो आते हैं, ठीक है, जो 3 व्हीलर बड़े वाले ऑटो की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले की नहीं, ठीक है, तो इस बड़े वाले ऑटो के अंदर एक साथ उसमें मैक्सिमम 10 पैसेंजर से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आप देखते हो उसमें 20-20 25-25 पैसेंजर बिल्कुल खचाखच भरे रहते हैं, उधर पीछे लटके हुए हैं, आगे लटके हुए हैं, ड्राइवर के एक साइड इधर भी बैठे हुए हैं, जहां ड्राइवर ड्राइव करता है वहां पर भी ड्राइवर के अलावा 3 जने और बैठे हुए हैं, ठीक है, किसका हाथ बाहर आ रहा है, किसके लेग बाहर आ रहे हैं, किसकी 50% बॉडी बाहर है, ठीक है, तो इस तरह से वो खचाखच भरा हुआ है और आपको भी जाना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बावजूद भी क्या होता है, वो ऑटो का जो ड्राइवर है जिसको मैं न्यूक्लियस कह रहा हूँ, वो आपको देख के एकदम गाड़ी की स्पीड कम करता है और आपको खींचता है, आ जाओ, ठीक है, कहाँ जाना है, तो और आपको अगर उस जगह जाना होता है तो आप भी कोशिश करके अंदर घुसते हो, लेकिन सारे के सारे जो पैसेंजर है वो आपको किस नजर से देखते हैं, यानी रिपेल करते हैं, तो आप उतना इजीली उसमें एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है, जितना कि आपको ड्राइवर फोर्स कर रहा है कि आ जाओ, क्योंकि क्राउडी था वो ऑटो, ठीक है, अब आपको जाना ही है तो हम भी फिर घुस के कहीं ना कहीं जैसे जैसे एडजस्ट होके उसमें चले जाते हैं। बट अगर यही दूसरा ऑटो है जिसमें 10 पैसेंजर की कैपेसिटी का ऑटो है और 8 ही बैठे हुए हैं, 7 ही बैठे हुए हैं, 9 ही बैठे हुए हैं और अब है स्पेस, तो आएगा तो वो इजीली आपको अट्रैक्ट करेगा और आप भी इजीली जंप करके बैठ जाओगे। तो ये वाली बात फ्लोरीन के साथ आ जाती है कि फ्लोरीन का
ऑटो खचाखच भरा हुआ है, और फ्लोरीन का जो ड्राइवर है न्यूक्लियस वो तो ताकतवर है, लेकिन फ्लोरीन का जो ऑटो है वो खचाखच भरा हुआ है। तो ये जो न्यू इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यू पैसेंजर है, इसको इसमें जाने में इसको प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाता है। अब उसने इस इलेक्ट्रॉन ने देखा कि एक पीछे दूसरा भी ऑटो आ रहा है जिसका ड्राइवर थोड़ा आराम है, मतलब ज्यादा फोर्स तो नहीं दे रहा है, तो आप खुद उसको हाथ देके उसमें बैठ जाओगे, आपको लगेगा यार जगह तो यहां मिल रही है मेरे को, ठीक है, तो यहां नहीं जाके यहां चले जाता है इलेक्ट्रॉन। अब इस वजह से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना हम सोचते हैं उससे कम हो जाता है ड्यू टू क्लाउडी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो मैं उस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर देता हूं। देखो, अब यहां पर देखो क्लोरीन है, क्योंकि मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, अभी तो कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये क्रॉस क्वेश्चन आता है, तो सर फिर तो आयोडीन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे पूछते हैं। नहीं बेटा, तो अपना कंसेप्ट क्लियर करो। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस के लिए यहां बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में सीट अवेलेबल है। क्लोरीन में भी सीट अवेलेबल है, फ्लोरीन में तो सीट अवेलेबल ही नहीं, इसलिए इसको अलग कर लिया मैंने। वहां तो अपन को लटक के बैठना है, जबरदस्ती घुस के बैठना है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में सीट अवेलेबल है, तीनों में इजीली इलेक्ट्रॉन जाके बैठ सकता है। तो अब इलेक्ट्रॉन किसको चॉइस करेगा? जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा हो, या इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के ले जाएगा पहले? जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा हो। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? किसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन, अब ये यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को मालूम है यहां पर भी मेरे पास बैठने के लिए जगह, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर भी बैठने के लिए जगह मिल रही है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर भी बैठने के लिए सीट मिल रही है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर भी बैठने के लिए सीट मिल रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा जो एटम इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से खींच लेगा, तो वो क्लोरीन ही खींचेगा। तो इस वजह से, क्योंकि क्लोरीन का जेड इफेक्ट है इस ज्यादा है, तो इस वजह से वापस क्लोरीन से कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन की, ब्रोमीन से कम हो जाएगी आयोडीन की। तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है? एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है न्यूक्लियस का, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी चला जाता है, क्योंकि तीनों में सीट अवेलेबल है। ये तो आपने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और क्लियर करूं मैं, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? जब नेगेटिव आयन बनता है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो भी एनर्जी रिलीज होगी, इसमें जाएगा तो भी एनर्जी रिलीज होगी, इसमें जाएगा तो भी एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी क्यों रिलीज होती है? वो एनर्जी इसलिए रिलीज होती है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की इनफाइनाइट पर एनर्जी जीरो होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर है तो उसकी एनर्जी जीरो है। अब जैसे ही वो एटम में एंटर करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी कम हो जाती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स ऑपरेट होने लग जाता है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेस देन जीरो हो जाती है, और जितनी भी कम होती है उतनी बाहर आ जाती है। या यूं बोलो कि एनर्जी अट्रैक्शन से कम हो जाती है तो जितनी भी कम होगी उतनी बाहर आएगी। जैसे टंकी में से पानी कम हो गया, तो कैसे हुआ? वाटर लेवल टंकी का कम कैसे होगा? जब वो बाहर आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, देखो समझो। अब जैसे ये है एफ एटम है बेटा, ध्यान देना। तो एफ एटम है, एफ एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एफ माइनस बनेगा, और सीएल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सीएल माइनस बनेगा। ब्रोमीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बीआर माइनस बनेगा। आई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आई माइनस बनेगा, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है।
ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अंदर जा रहा है, और अगर किसी भी जैसे Na+ और Cl- पास पास में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- कंबाइन करके क्रिस्टल बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, जब दो आयंस, दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी बाहर आएगी। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में बनेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी आउट होगी, बाहर आएगी। अब जान दो बेटा यहां पर, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सपोज करो 20 आया, तो ब्रोमीन का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10। यहां तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर लेगा, इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन में जा रहा है तो ज्यादा फोर्स से जा रहा है, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ब्रोमीन में ये इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली यहां से कम फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है तो कम एनर्जी रिलीज हो रही है। और आयोडीन में इलेक्ट्रॉन लीस्ट अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट होता हुआ अंदर एंटर कर रहा है तो कम एनर्जी रिलीज होगी। अब फ्लोरीन के केस में क्या होगा, फ्लोरीन के केस में जो होगा वो एनर्जी, अगर इस ट्रेड को देखूं तो 5-5 का डिफरेंस है, तो यहां एनर्जी रिलीज होनी चाहिए 25, पर 25 रिलीज नहीं होकर यहां पर एनर्जी रिलीज होती है 17, 18, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 20 से कम लिखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो तो क्राउडी ऑटो में जा रहा है, ठीक है, तो बहुत सारा रिपल्शन लग रहा है। उस रिपल्शन को अपोज करने की वजह से यहाँ पर नेट जो रिजल्टेंट एनर्जी रह जाती है वो 17 ही रह जाती है, उतनी नहीं निकल पाती है, क्योंकि रिपल्शन की वजह से कंपनसेट हो जाती है एनर्जी, यानी यहाँ नेट अट्रैक्शन फोर्स आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में एंटर कर रहा है तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा है जितना कि न्यूक्लियस का है, ड्यू टू रिपल्शन फोर्स ऑफ सरफेस, डेंसर सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो कम रिलीज होती है या और ज्यादा रिलीज होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है। तो इसीलिए अब अपन जब थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट से इसको लिखते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी -70, ठीक है। और क्लोरीन का हो जाएगा, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा Cl-, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा -20। ब्रोमीन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जस्ट ये अजम्पशन लिए है वैल्यूज के आपको समझाने के लिए, ये हो जाएगा -15, क्योंकि ये तो हुआ एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये तो सारे फिनोमेना एक्सोथर्मिक है। और जब हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच के टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा एच वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। ये वापस I- बन गया तो यहां पर भी डेल्टा Eg की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। तो अब ये बुक के अंदर क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है बुक के अंदर। बुक के अंदर क्वेश्चन ये है कि जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान दो बेटा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन का। तो अब आपको समझ में आ गया, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -17 है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -20 है। इसका मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। वाई? तो रीजन वही लिखोगे कि इसके सरफेस, डेंसर सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से, डेंसर सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से रिपल्शन होता है और वो रिपल्शन अट्रैक्शन को कंपनसेट करता है, जिससे नेट एनर्जी कम निकलती है, इसीलिए ये लेस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां हमने ये सारे बुक, आपको बुक्स के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो यहां पर अगर हम देखें तो द लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज that is having high electron density which result in more electron repulsion and make the addition of electron somewhat difficult। ये to the point आंसर लिखना है। देखो मैं बहुत बार आपको लगता है कि सर बहुत डिटेल में समझा देते हैं,
वो तो केवल समझाने के लिए है बेटा, वो एक्सप्लेनेशन है, ताकि जैसे अब मैंने क्राउडी ऑटो का क्यों एग्जांपल दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो आंसर है वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहां आप एग्जाम में भी क्राउडी ऑटो का एग्जांपल दे रहे हो तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या हो गया, एक मिनट पहले, अब यहां पर देखो बुक का ही क्वेश्चन है तो ये हटाना पड़ेगा क्योंकि वो लैंग्वेज पूरा बोर्ड पे आ रहा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, हेलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं तो मैंने बड़ा अभी आपको बता ही दिया, इन द कोरोस्पोंडिंग पीरियड्स, दिस वापस रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो और उसके बाद पोस्ट करके आप रीड कर लेना। अगर आपको वापस लगेगी हमको समझ में नहीं आया लैंग्वेज तो वापस रीड कर लेना, ये आपको नोट्स बनाने के लिए देता हूं मैं, या एग्जाम में कैसे लिखना है वो है। तो हेलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द कोरोस्पोंडिंग पीरियड्स, दिस इज ड्यू टू the fact that the atom of these elements have only one electron less than stable noble gas configuration. Electron gain enthalpy of the element of the group becomes less negative down the group. आपने देखा क्लोरीन की मैंने लिखी थी -20, ब्रोमीन की लिखी थी -15, आयोडीन की लिखी थी -10। तो ये कह रहा है, ये ब्लैक फॉन्ट कंप्लीट किया अपन ने। आप फिर भी क्या करा करो, कभी कोई चीज में कंफ्यूजन हो जाए तो वीडियो को पोस्ट करके 20, 30, 40 सेकंड पीछे ले जाओ और वापस देख लो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि हमको समझ में आए तो वो 100% आएगा, ठीक है। जहां चाहा है वहां रहा है, ठीक है। अगर आप में है डिटर्मिनेशन कि नहीं मुझे समझना ही है तो आप उस चीज को 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, समझ के रहोगे, ठीक है। हाउएवर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस, अभी डिस्कस किया, देन दैट ऑफ क्लोरीन, इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, ठीक। और मैं भी क्या करता हूं, जैसे ही पॉइंट चेंज होता है तो फॉन्ट के कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि पहला यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर ये एक्सेप्शन की बात की। अब क्या हुआ, एज अ रिजल्ट देयरफॉर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिव स्मॉल साइज 2p ऑर्बिटल। फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2s2p5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 2p ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। फ्लोरीन का F से F- बनेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, p ऑर्बिटल में जाएगा। तो मैं वापस ग्रीन फॉन्ट रीड कर रहा हूं कि क्यों फ्लोरीन का कम हो गया, वो स्मॉल साइज की वजह से। फिर इसका सेकंड लॉजिक दिया अपन ने, एज अ रिजल्ट देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिव स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एंड thus the incoming electron does not experience much attraction। और अगर वो ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करेगा तो ज्यादा एनर्जी वापस सुनो, अगर वो ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, ठीक है, अगर वो ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करेगा तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज भी नहीं करेगा। मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हेलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाई, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और बुक के क्वेश्चन है सारे, ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसका ये आंसर है, हेलोजन हैव द स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। रेस्पेक्टिव पीरियड की बात हो रही है बेटा, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा क्यों, ये पूछ रहा है ये। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा क्यों, ये पूछ रहा है ये। तो हेलोजन हैव द स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है। लिथियम से फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे छोटा है, सोडियम टू क्लोरीन, क्लोरीन सबसे छोटा है, एंड देयरफॉर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो लिथियम से फ्लोरीन तक चलते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, फिर सोडियम से क्लोरीन तक चल रहे हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। एज अ कॉन्सिक्वेंस दे रेडिली एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये सारे हमने पॉइंट डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे डिस्कस करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और अदर केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।